हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ध्यान से देखिए, आज का अपना लेक्चर नंबर 10 होगा व्रत का, जिसमें अपन देखेंगे अभिलंब तथा नियामक वर्त के बारे में। और ये दोनों ही कंसेप्ट आज आप पहली बार देख रहे हो, तो बिल्कुल बच्चे एग्जैक्टली वो बताऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं और क्या गलतियां आपसे करवाई जा सकती है एग्जाम में और कैसे अपन इसको कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपने नंबर्स आए तो बिल्कुल बच्चे ये उसी के लिए है। और ये सेम चीज 4 बार आएगी, तो अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो मजे आ जाएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब शायद पहली बार देख रहे हैं। नॉर्मल, अच्छा वो टेंजेंट होता था, वैसा ही कुछ नॉर्मल भी होता है और ये आगे 12th में भी काम आएगा। तो इसको पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए बच्चे, विश्व के सभी वक्रों और जितने भी कर्व होते हैं ना, वृत्त की ऋण की जरूरत नहीं है कि जो भी वक्र हो, कैसा भी, हाँ जितने तुम जानते हो ना वो सब कुछ, मतलब विश्व के सभी वक्रों, चाहे कैसा भी वक्र हो, वर्त परवलय, अति परवलय और बाकी भी जो तुम जानते हो। तो अभिलंब क्या होता है? विश्व के सभी वक्रों के बिंदु पर अभिलंब। क्या बोला? विश्व के सभी वक्रों के बिंदु पर अभिलंब। बिंदु पर अभिलंब मतलब कोई भी वक्र दिया जाए, उस वक्र के अगर बिंदु पर अभिलंब लिखना हो अपने को, उस वक्र के बिंदु, मान लो ये वक्र था कोई, इसके इस बिंदु पे मेरे को अभिलंब लिखना है, मतलब P पे। तो इस बिंदु पर अभिलंब क्या होगा वो देखिए, उस बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा है। मतलब अभिलंब क्या है? अभिलंब क्या है? एक सरल रेखा है जो इस बिंदु से गुजरेगी। क्या बोला? इस बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा है। देखो ध्यान से, के बिंदु पर अभिलंब, उस बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होगी, मतलब इस बिंदु से गुजरने वाली। तो इससे तो बहुत सी सरल रेखाएं गुजर सकती हैं। तो देखो आगे क्या बोल रहा है, जो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब इस बिंदु पे अगर स्पर्श रेखा बनाए अपन, स्पर्श रेखा ऐसी होती है क्या बच्चे, जो इसको स्पर्श करके जाएगी। तो ये इस बिंदु पे स्पर्श रेखा हुई, ये हुई बच्चे इस पे स्पर्श रेखा, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा हो गई। ये क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो क्या बोला कि इस बिंदु से अभिलंब क्या है? इस बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा जो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा, जो ये स्पर्श रेखा है, इसके क्या होगी? लंबवत। तो एक ऐसी रेखा बनाइए बच्चे, एक ऐसी रेखा बनाइए जो इस बिंदु से गुजरे और इसके लंबवत हो। तो इसके लंबवत हो तो वे ऐसी जाएगी। गौर से देखिए बच्चे, गौर से देखिए, ये स्पर्श रेखा था और इसके लंबवत होगा और इसी बिंदु से गुजरेगा, तो ये है अभिलंब बच्चे, ये है अभिलंब, ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। क्लियर है क्या? ये है बच्चे क्या? अभिलंब या नॉर्मल। तो देखिए, अगर स्पर्श रेखा का ढाल एमटी है, मतलब ये जनरल बता रहा हूं, अगर इसका ढाल, इसका स्लोप एमटी है, तो इसका क्या होगा? ये इसके लंबवत है, तो mn, इसका mn क्या होगा? माइनस इसका उल्टा। अरे वही है ना, लंबवत रेखाएं हैं तो इसका ढाल, अभिलंब का ढाल क्या होगा? इसका उल्टा और माइनस, इसका उल्टा और माइनस, यही होगा, इसका उल्टा और माइनस। तो वैसे तो क्या, चलो एक छोटी सी चीज, इसका ढाल वैसे अपन ने एक जगह देखा था dy/dx होता है। ये हो सकता है इसका ढाल अपन dy/dx से निकालते थे ना, x1 y1 पे, उस बिंदु पे। ओ सर नहीं पता, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी एक छोटी सी चीज है जिसका प्रूफ तो अपन 12th में करेंगे, और एक जगह मैंने यूज भी किया था पहले, कि जो स्पर्श रेखा का ढाल होता है वो क्या होता है? dy/dx होता है। कहां से आया, कैसे आया, कब आया, अभी नहीं देख रहे, जब आएगा बहुत सुंदर तरीके से आएगा, जहां पे अपन देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पे, है ना। तो अभी तो ऐसे देखो, तो मतलब इसकी ढाल आ गई तो इसकी ढाल आ जाएगी। तो ये तो होता है जनरल कंसेप्ट।
जनरल कंसेप्ट होता है ये तो। पर जो वर्त की बातें है ना यार, वो बहुत मजेदार है, इसकी बहुत मजेदार है। और अगर आपकी आईआईटी एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन बनता है अभिलंब पर, और अगर वो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाना चाहता है, तो बच्चे उसमें एक वर्त जरूर होगा, एक वर्त जरूर शामिल होगा। तो इसलिए अब वर्त की बात करते हैं, वर्त की बात करते हैं, तो वर्त की बात करते हैं तो ये वर्त है। अब इसके मैं इस बिंदु पे विलंब का समीकरण लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, पहले मैं स्पर्श रेखा बना दूंगा, स्पर्श रेखा बना दूंगा। फिर इस बिंदु पे मुझे विलंब बनाना है, तो इसके लंबवत बनाना पड़ेगा, तो ये लंबवत बना, तो ये विलंब आ गया। अरे बच्चे ऐसे ही ना, वर्त पे स्पर्श रेखा बनाई और उसके लंबवत बना दिया। अब जो चीज, इसको ऑब्जर्व करो बच्चे, इसको ऑब्जर्व करो बहुत सुंदर तरीके से। देखिए बच्चे, यह इसके केंद्र से जाएगा। क्या यह विलंब इसके केंद्र से जाएगा? जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर अपन केंद्र से स्पर्श रेखा पे लंब डालते हैं तो वो भी यहीं आता है क्या? अरे ये बात तो जानते हैं ना, वर्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे अगर अपन लंब डालते हैं तो वो कहां मिलता है उसको? स्पर्श बिंदु पे। अरे इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, समझ गए क्या? ये स्पर्श बिंदु है ना, तो स्पर्श बिंदु पे मिलता है। इसलिए ये जो अभिलंब होता है वर्त का, वो हमेशा ही वर्त के किससे गुजरेगा बच्चे? केंद्र से गुजरेगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना कि वर्त का अभिलंब उसके केंद्र से गुजरेगा, भाई कहीं पे भी बना लो तुम, कैसा भी बना लो। ये यहां पे स्पर्श रेखा बनाई, यहां विलंब बनाना है, तो ये भी विलंब वर्त के केंद्र से जाएगा। ये अभिलंब है तो ये भी इस वर्त के केंद्र से जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्यों जा रहा है ये? और ये बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पे लंब डालें तो स्पर्श बिंदु पे मिलता है, इसलिए ये लाइन क्या है? अभिलंब है। ये लाइन क्या है? अभिलंब। तो देखो, अभिलंब का समीकरण अपन निकालते रहेंगे, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त सब में निकालेंगे। और 12th में पूरा एक टॉपिक भी है टेंजेंट नॉर्मल, वहां पर भी निकालेंगे। पर इन सब का जो मतलब सबसे खतरनाक चीज है, जो क्वेश्चंस को बहुत सिंपल कर देता है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है वर्त। अब तुम बोलोगे वर्त पे क्या क्वेश्चन बन सकता है सर? वर्त तो बहुत इजी है। तो बिल्कुल बच्चे, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और वो एक लाइन में हो जाएंगे अगर आपको वो आती है। तो अगर वो लाइन नहीं आती तो आपसे कभी क्वेश्चन नहीं होगा। वो लाइन है ये गोल्डन स्टेटमेंट। गोल्डन स्टेटमेंट शायद पहली बार सुन रहे हैं ना। सोना जानते हैं ना किसका प्रतीक है? बहुत कीमती चीज का। तो ये बहुत कीमती स्टेटमेंट है। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? वर्त का अभिलंब हमेशा वर्त के केंद्र से गुजरेगा। और ये लाइन अगर कभी भी आपको ऐसा दिख जाए ना कि वर्त का अभिलंब लिखना है, वर्त का अभिलंब लिखना है, नाम भी दिख जाए ना, और मैं तो ये बताता हूं जो सबसे टफ क्वेश्चन होगा, अगर उसमें एक वर्त दिख जाए ना तो खुश हो जाना। बस ये लाइन आनी चाहिए आपको कि वर्त का जो अभिलंब है हमेशा वर्त के केंद्र से गुजरेगा। ये लाइन लिख दो। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्त में अभिलंब के बारे में एक लाइन याद होनी चाहिए। वो क्या? वर्त का अभिलंब हमेशा उसके केंद्र से गुजरेगा। और ये जो सब फालतू है ना, ये जनरल थ्योरी है, सब जगह काम आएगा, पर वर्त के लिए ये सब बेकार है, सब बेकार है। कोई आपका साथ नहीं देने वाला है रियल क्वेश्चन में सिवाय इस एक लाइन के। तो ये लाइन याद होगी क्या? याद होगी क्या? क्या बकवास कर रहे हो सर? ये तो सगुना ही नहीं है। सुन लो, ध्यान से देख लो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये लाइन बच्चे आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, हमेशा हमेशा। अरे सुन लो, सबसे सुंदर क्वेश्चन, और मैं बताऊंगा जब आएगा वर्त और परवलय का क्वेश्चन बनेगा एक साथ, तब समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन बनता है। अरे भाई, एक ही क्वेश्चन आ सकता है जो एग्जाम में आ सकता है, वो ये। अगर अभिलंब के लिए अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता है तो उसको सर्कल शामिल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत लंबे हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए चलते हैं, अब छोटा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। वर्त दिश के लिए अभिलंब ज्ञात करें।
छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस वर्त के लिए अभिलंब ज्ञात करें। इस वर्त के लिए अभिलंब ज्ञात करें। तो इस वर्त के लिए अभिलंब ज्ञात करें तो देखिए बच्चे, पहला तो बोला है बिंदु पर, यह बिंदु इस वर्त के ऊपर ही है, यह बिंदु इसके वर्त के ऊपर ही है, तो मैं कुछ से नहीं लगाऊंगा। अभिलंब मतलब एक रेखा होती है, एक रेखा होती है और इस बिंदु से जानी चाहिए, इसने बोला इस बिंदु पर लिखना है। और दूसरा अपने को पता है इसके केंद्र 0 0 है, खत्म, यह अभिलंब हो गया। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, इस बिंदु पर अभिलंब चाहिए था, तो मुझे पता था अभिलंब एक तो इस बिंदु से गुजरेगा, दूसरा वर्त के केंद्र से गुजरेगा, वर्त के केंद्र से गुजरेगा। तो बताओ दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा लिख सकते हो क्या? तो अभिलंब क्या हो गया? अरे अभिलंब क्या हो गया? दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा ये। तो बताओ क्या? y माइनस y1 x माइनस x1, भाई मैं इसको x1 y1 ले रहा हूं, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, और y2 माइनस y1। अरे याद तो है ना y2 माइनस y1, रेखा तो याद है ना बच्चे, x2 माइनस x1, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 2x। अरे दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण तो पता है ना, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, वही लगाया। हाँ तो इतना सिंपल होगा, इतना सिंपल होगा। देखिए और दूसरा क्या बोला है? बिंदु से, ये तो था बिंदु पर, मतलब ये बिंदु कहां था? वर्त के ऊपर, वर्त के ऊपर था ये बिंदु, दिख भी रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। अब बोल रहा है इस बिंदु से, मतलब वर्त पर अभिलंब का समीकरण लिखना है, पर कहां से? इस बिंदु से। ये बिंदु कहां है बच्चे? ये बिंदु है बच्चे वर्त के बाहर, वर्त के बाहर, तभी तो बोला बिंदु से, इस बिंदु से जाने वाले अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के बारे में फेमस कहानी है कि वो इसके केंद्र से गुजरेगा। अरे गोल्डन स्टेटमेंट। तो बच्चे कुछ नहीं करना आपको, तो बच्चे आपको तो कुछ करना ही नहीं है। क्या? वर्त का अभिलंब चाहे बिंदु के ऊपर चाहिए चाहे बिंदु से चाहिए, मतलब वो बिंदु कहीं पे भी हो, आप तो एक लाइन रट लो कि वर्त का अभिलंब उसके केंद्र से गुजरेगा। तो बताइए बच्चे, y माइनस y1 वही दो बिंदु, x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 2 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा? y बराबर x। खत्म बच्चे। देखो चाहिए अपने को अभिलंब का समीकरण चाहिए वर्त के किसी बिंदु पर, या वो बिंदु वर्त पे नहीं हो, मतलब बाहर हो अंदर हो कहीं पे भी हो, उससे गुजरने वाला अभिलंब चाहिए। तो क्या कर दोगे? एक तो ये केंद्र, तो आप तो हमेशा केंद्र और एक वो बिंदु, केंद्र और बिंदु, खत्म। और ये जो बात है ना, तो देखो स्पर्श रेखाओं के समीकरण में क्या क्या करना पड़ता था, स्पर्श रेखाओं के समीकरण में क्या क्या करना पड़ता था, यहां कुछ नहीं करना, बस एक चीज, वर्त का अभिलंब लिख दे तो एक चीज ही कर देना कि वो मूल बिंदु से गुजरेगा, बस वर्त के केंद्र से गुजरेगा, वर्त के केंद्र से गुजरेगा, वर्त के केंद्र से गुजरेगा, बस बाकी चीजें वो देगा। आपको जो अपनी तरफ से लगाना है वो एक लाइन। क्लियर है? पक्का? अरे इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, और क्वेश्चन इसी पे आएंगे, वो कैसे बनेंगे। देखो वर्त अकेले के लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, पर क्वेश्चन बहुत गजब बनेंगे इसी पे। हाँ तो चलिए अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, नियामक वर्त, डायरेक्टर सर्कल। पहली बार सुन रहे हैं ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे से सुन लो फिर कि वापस सुनना ही ना पड़े। मैं सीधा बोल रहा हूं 4 बार आएगा। अरे परवले अति परवले दीर्घवर्त और आयताकार अति परवले एक बार और आएगा, तो इसलिए ध्यान से सुन लो कि वापस सुनने की ही जरूरत ना पड़े, सुनने की ही जरूरत ना पड़े। हाँ बोले क्या सर? नियामक वर्त, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? सभी दो घात वक्रों के लिए, किसकी बात कर रहे हैं? और सभी दो घात वक्र कौन से? अपना परवले तिपरवले वो सब आगे, सभी दो घात वक्रों के लिए दो, क्या बोला? नियामक वर्त क्या होता है सर? ये बोल रहा है यार तुम सभी द्विघात वक्रों के लिए लिख दे हो क्या? एक ही परिभाषा है सबके लिए, क्या? दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद। क्या बोला? दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के
प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ। यार ये तो खतरनाक बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दो लंबवत स्पर्श रेखाएं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक वर्त कहलाता है। मतलब दो स्पर्श रेखाएं जो लंबवत हो उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक वर्त कहलाता है। यार बात समझी नहीं, क्या बोलना चाहता है? अच्छा चलो वर्त के लिए बात। दो लंबवत स्पर्श रेखाओं, मतलब दो स्पर्श रेखाएं वो कैसी है बच्चे? लंबवत। उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उसका बिंदुपथ क्या कहलाएगा? नियामक वर्त कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा है। और थोड़े दिनों बाद में देखेंगे नियामक वर्त होना भी जरूरी नहीं है, और वो तो गजब की चीज होगी। पर अभी देखो इसके लिए, इस वर्त के लिए देखें, अगर अपन वर्त के लिए देखें तो इसका देखो बच्चे दो मेथड बताऊंगा मैं लॉजिकल, बिल्कुल। तो पहला मेथड अपन देखने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चे। इस वाले वर्त के अगर मैं दो स्पर्श रेखाएं खींचूं और वो दोनों ही स्पर्श रेखाएं अगर कैसी हो, अगर वो हो लंबवत, ये 90 डिग्री, ये मतलब है ये 90 डिग्री, मतलब दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कौन कितना है बच्चे? 90 डिग्री। तो इस बिंदु का जो बिंदुपथ आएगा उसका, इस बिंदु का जो बिंदुपथ है उसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? नियामक वर्त। तो इस बिंदु का बिंदुपथ निकालना है तो इसको पी एच के मान लेते हैं। अब अपने को तो एक प्रतिबंध चाहिए ना, एक प्रतिबंध चाहिए ना। तो वर्त के लिए तो मैं बहुत ही सुंदर तरीका बताता हूं। पहले देखिए, वर्त के लिए तो बहुत ही सुंदर सा और सिंपल सा तरीका क्या है? ये वर्त है अपना, तो इसका के अंदर है 0 0। इस, अरे भाई समझ गए ना, दो लंबवत स्पर्श रेखाएं खींची अपन ने और उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ अपने को क्या कहलाएगा? नियामक वर्त कहलाएगा। तो ये आती है। अब देखो, इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से लंब डाल देता हूं और इसको यहां से मिला देता हूं। तो ये कोण कितना हो गया बच्चे? ये कोण आधा हो जाएगा, 45 डिग्री। और ये इसका ए है, ये तो ए है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ ए। तो देखिए बच्चे, इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है बच्चे? ये, इसके लिए ये बताता हूं मैं। साइन 45 डिग्री का मान लिखूं, अगर साइन 45 डिग्री का मान लिखूं तो क्या आएगा? ओ ए सी, ए से सी, ये। अरे इसके लिए ये क्या है? इसके लिए ये क्या है? लंब अपॉन कर्ण, कर्ण का मान क्या है? पीसी। तो ये साइन 45 तो 1/√2 और AC बटे BC। AC का मान कितना बच्चे? AC का मान कितना है? A से C त्रिज्या ना वर्त की, तो A अपॉन PC का मान क्या है? PC इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी h² प्लस ये स्क्वायर, h² प्लस k²। भाई एक प्रतिबंध लाना था तो मैंने यहां से लंब डाला और ये त्रिभुज में देखा साइन 45 बराबर 10, तो ये अपॉन। ठीक है। अब इसको वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करोगे तो क्या आएगा? h² प्लस k² का रूट इक्वल टू √2a, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो h² प्लस k², भाई सरल करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, तो √2a का होल स्क्वायर। अब सरल हो गया। बिंदुपथ निकालने के लिए क्या करते हैं? बिंदुपथ निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चे? बिंदुपथ निकालने के लिए क्या करते हैं? h की जगह x और k की जगह y, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू √2a। तो ये भी एक देखो वर्त ही आ गया, ये भी एक वर्त ही आ गया। h² प्लस x² प्लस y² इक्वल टू √2a का स्क्वायर, या 2 इंटू a² लिख दो भाई, एक ही बात है। तो x² प्लस y² इक्वल टू 2a²। मतलब जो इसका बिंदुपथ आया वो एक वर्त ही आ गया। तो मतलब इसके लिए नियामक वर्त क्या है? एक वर्त है जो ऐसा दिखेगा। तो ये तो एक तरीका, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। भी दूसरा तरीके देखने की बारी है। अभी तरीका नंबर 2 देखने की बारी है। तो ये था मेथड 1 और वर्त के लिए प्योरली। मेथड 2 क्या है बच्चे? अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो मैं क्या कर सकता? अरे समझ तो गए ना, पंगा तो नहीं है? हाँ, अरे सर क्या पंगा होगा इसमें? हाँ, तो देखिए बच्चे, और जिसको हो रहा है वो बहुत ध्यान से नहीं, बहुत ध्यान से देखिए बच्चे। यही कुछ है कि यहां 90 डिग्री है,
90 डिग्री है और इस बिंदु का बिंदु पर चाहिए, इस बिंदु का बिंदु पर चाहिए। तो देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, इस बार मैं दूसरे तरीके से लाऊंगा और ये तरीका जनरल तरीका है बच्चे। अगर अगर किसी भी क्वेश्चन में वो आपको ऐसा करता हुआ दिखे, चाहे परवलय, अति परवलय, हाइपरबोला, कुछ भी हो, अगर ऐसा करता हुआ दिखे कि एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं आ रही है, क्या बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं आ रही हैं, अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, तो आप हमेशा किसकी बात करोगे कि वही जो तरीका बताया था ना, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये तरीका बताया था मैंने। फिर मैंने बोला था ये संतुष्ट करवा लेना, ये बिंदु संतुष्ट करवा लेना, तो k इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर लाओ, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी कर देंगे बच्चे क्योंकि स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा अच्छे से करते हैं, अब इसको अच्छे से करते हैं। तो देखो एम स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2khm इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो बच्चे, अब एम स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं एम। अब देखो क्या कंडीशन लगाने की बात सोच रहे हैं अपन कि इसकी ढाल m1 होगी और इसकी ढाल m2 होगी। अब कंडीशन क्या यूज करने की सोच रहे हैं कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबवत है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबवत है, तो m1 m2 माइनस 1 अपन इसका प्लान कर रहे हैं, m1 m2 माइनस 1। तो अपन क्या करते हैं, देखो जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा लिखनी होती है तो अपन यही करते हैं, फिर ये बिंदु संतुष्ट कराया, फिर यहां से m के 2 मान लाते हैं। क्या अरे m में द्विघात बनता है, बोला था ना बाहर के बिंदु से स्पर्श रेखा लिखनी है तो ऐसे ही लिखते हैं, ये संतुष्ट कराया। अब m के 2 मान निकालने के लिए जा रहे हैं, तो m स्क्वायर का गुणांक देखिए बच्चे, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको इधर ले माइनस 2khm प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस वाली समीकरण के 2 मूल कौन है, m1 m2। भाई इस m में द्विघात है, m में द्विघात है तो इसके 2 मूल कौन होंगे, m1 और m2। भाई m में द्विघात समीकरण बनती है, एक मूल जो m के 2 मानेंगे, एक इस स्पर्श रेखा का, एक इस स्पर्श रेखा का। अब अपने को कंडीशन लगाना है m1 m2 माइनस 1, तो यहां से m1 m2 निकालिए बच्चे। m1 m2 कितना हो रहा है, यहां से m1 m2, यहां से वैल्यू निकालो बच्चे, कितना आ रहा है, दिस बाई दिस, अरे c बाई ए, द्विघात जानते ना, c बाई ए, दिस बाई दिस, तो ये आएगा बच्चे k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो जब इसको इधर वज्र गुणा करोगे और वापस इधर लाओगे तो ये बनेगा बच्चे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। वज्र गुणा करना है, सीधा सीधा रीअरेंज करना है तो ये दिखेगा, तो ये आ गया। अगर बिंदु पद चाहिए तो x की h की जगह x और k की जगह y, ये दिख गया क्या बच्चे, ये दिख गया क्या बच्चे, ये दिख गया क्या बच्चे, खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा, सेम ही आ रहा है। तो अब देखिए बच्चे, गौर से देखिए बच्चे, ये मैंने 2 तरीके बताए, तीसरा तरीका भी मैं बता सकता हूं पर नहीं बताऊंगा, बताएं, चलो हिंट देते हैं। तीसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, मेथड 3 आप कर सकते थे, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस 1, स्पर्श रेखा युग्म का ही समीकरण ले आओ, स्पर्श रेखा युग्म का ही समीकरण ले आओ, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस 1 से, और वो दोनों रेखाएं लंबवत है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। याद आया रे, अरे याद आया क्या, ये रेखा युग्म में पढ़ा था, 2 रेखाएं लंबवत है तो, ओ सर याद आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तीसरा तरीका। बाकी इससे आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर या रूट 2a का स्क्वायर, ये आएगा। और देखो ज्योमेट्रिकली अगर आप देखोगे ना तो ये एक वर्त है जिसका केंद्र तो यही है, और इसकी त्रिज्या रूट 2a हो गया। मतलब देखो इस बिंदु को ऐसे घुमा दिया, मतलब इसके चारों तरफ ही एक वर्त है। तो बच्चे बहुत अच्छे से सुनो कि नियामक वर्त होता क्या है, 2 लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। और इसी चीज को मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, अगर आप नियामक वर्त पे कोई बिंदु लोगे और वहां से वर्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो उनके बीच में कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। क्या बोला मैंने,
और ये बहुत अच्छा है। अगर आप नियामक वर्त पे कोई बिंदु लोगे और वहां से वर्त पे या उस कर्व पे दो स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो उनके बीच में कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। क्योंकि नियामक वर्त का तो परिभाषा यही है कि नियामक वर्त दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु। तो इसलिए जब नियामक वर्त से दो स्पर्श रेखाएं खींचे जाएंगे तो वो क्या होंगी, लंबवत। अब अपन को याद क्या करना है, देखो परिभाषा हमेशा याद होनी चाहिए, बहुत काम की। अरे कंसेप्ट यही है, सबके लिए अपन डेरिवेशन करेंगे, परवलय अति परवलय सबके लिए इसी से करेंगे। और देखो ये जो मेथड है ना, ये सबका कॉमन मेथड है, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा चाहिए तो ऐसा ही करेंगे, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, खत्म। सबका प्रूफ आप खुद से कर सकते हो, सबका प्रूफ आप खुद से कर सकते हो। अब देखो वर्त का नियामक वर्त, इसका नियामक वर्त यह आया क्या, इस वाले वर्त का, इस वाले वर्त जो 0 0 पे था, इसका नियामक वर्त क्या आएगा कि केंद्र तो वही है, बस त्रिज्या बदल गई है थोड़ा सा ऐसे। मतलब ये वर्त है तो ये इसका क्या है, नियामक वर्त। क्लियर है क्या, ये वर्त है तो ये इसका क्या है बच्चे, नियामक वर्त है। ये बात वर्त का नियामक वर्त ये 2 × a²। तो अब इसमें दो चीजें लिख लेते हैं सो दैट अपन इसको ऑब्जर्वेशन से दो चीजें लिखते हैं कि सभी का लिख पाए कि नियामक वर्त का जो केंद्र आया वो कहां आया। देखो इस वर्त का केंद्र और इस वर्त का केंद्र एक ही जगह गया, तो मतलब नियामक वर्त का केंद्र बराबर वर्त का केंद्र। ये बात याद रखना बच्चे, नियामक वर्त का जो केंद्र आएगा वो वर्त के केंद्र पे ही आएगा या वक्र के केंद्र पे ही आएगा। तो ये हमेशा वर्त लिखो या वक्र लिखो, सबके लिए सेम ही बात होगा, तो वो अपन आगे लिखते रहें। मतलब नियामक वर्त का केंद्र वर्त का केंद्र, और नियामक वर्त की त्रिज्या बराबर नियामक वर्त की त्रिज्या, इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, √2 × a का होल स्क्वायर। त्रिज्या यही है ना बच्चे, त्रिज्या ये अंदर वाली ना, तो नियामक वर्त की त्रिज्या बराबर √2 गुणा वर्त की त्रिज्या। समझ गए, √2 मतलब √2 × a, √2 × a। तो ये आ गया। तो देखिए बच्चे, अब अगर मेरे को किसी भी वर्त का नियामक वर्त लिखना है तो मैं लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि वर्त का समीकरण लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो वर्त का केंद्र, भाई नियामक वर्त। देखिए वर्त के लिए नियामक वर्त, एक वर्त आ रहा है जिसका केंद्र क्या है बच्चे, जिसका केंद्र क्या है उस वर्त के केंद्र पे ही होगा, और उस वर्त की त्रिज्या क्या है, √2 गुणा वर्त की त्रिज्या। मतलब उस जो वर्त है उसकी त्रिज्या का √2 गुणा a। तो इसलिए मैं आराम से लिख सकता हूं क्या, तो किसी भी वर्त का आप नियामक वर्त बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि केंद्र उस वर्त का केंद्र होगा और त्रिज्या को √2 गुणा कर देना है। क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को, याद हमेशा होना चाहिए बच्चे, ये याद हमेशा होना चाहिए बच्चे। क्या बात क्लियर है? तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। हाँ, तो अब ये बताइए वर्त के नियामक वर्त का समीकरण, इस वर्त के नियामक वर्त का समीकरण। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सीधा स्टेप लिखूंगा मैं, नियामक वर्त का केंद्र, नियामक वर्त का केंद्र बराबर वर्त का केंद्र। यही बात हुई थी। तो इस वर्त का केंद्र कहां है बच्चे, इस वर्त का x - x1 तो 2 और ये -1। भाई इस वर्त का केंद्र निकालोगे ना बच्चे, किससे तुलना करके, अरे ये वर्त ये है x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। और नियामक वर्त की त्रिज्या, नियामक वर्त की त्रिज्या कितनी होगी बच्चे, √2 गुणा a। एक का मान कितना है इसमें, देखो बच्चे एक का मान कितना है इसमें, अरे गौर से देख के बताओ एक का मान कितना है, √2। देखिए बच्चे a² बराबर कितना है, a² बराबर कितना है 2, तो इसलिए एक का मान कितना हो जाएगा, √2। 2 हो जाएगा। तो नियामक वर्त का केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गई, तो समीकरण क्या होगा, नियामक वर्त क्या होगा फिर, अगर अपने पास केंद्र और त्रिज्या है तो सीधा इस सूत्र का यूज कर लेंगे, सीधा इस सूत्र का यूज कर लेंगे। बोलिए बच्चे, केंद्र क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, इस वर्त की त्रिज्या आर कितनी आई है, √2 गुणा ए, तो 2, तो 2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये वाला। क्या ये आप आराम से लिख सकते हैं, क्या ये आप आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही बड़े आराम से लिख सकते हैं। और मैं हो सकता है मैं इस स्टेज पे हूं कि मेरा आंसर सीधा ये आए, दैट इज मतलब ऐसा भी आप इस स्टेज पे भी आप जा सकते हो कि आप ये क्वेश्चन देखा, इसका आंसर ये लिखा। कैसे कि इसका और इसका केंद्र सेम होना है, तो ये सेम आएगा। और इसको क्या लिखा आपने, वो 2 गुणा ए स्क्वायर, मतलब 2, ये तो ए स्क्वायर का वैल्यू था, 2 गुणा ए स्क्वायर, मतलब 2 गुणा ए स्क्वायर, मतलब दैट इज 4 आ जाएगा, खत्म। सीधा आप यहां से यहां लिख सकते हो। ये बकवास बच्चों के लिए कर रहा हूं, जिसको नहीं आता ध्यान दें थोड़ा। अरे हाँ, अपना एम ये होना चाहिए, अगर इसका पूछे तो मैं सीधा ये लिख दूं। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो अगले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, थोड़ी थोड़ी चीजें ही पूछोगी तो बच्चे बहुत अच्छे से कर। इसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आराम से दो, नहीं हो तब तक दीजिए। वर्त की नियामक वर्त का समीकरण याद करिए, जिसके अभिलंब, एक वर्त है जिसके 2 अभिलंब, जिसके अभिलंब दे दिए, एक वर्त है बच्चे, उसके 2 अभिलंब दे दिए, तो अभिलंब, दोनों ही अभिलंब वर्त के केंद्र से पास होंगे। 2x - 3y इक्वल टू 12 + 12, तो एक तो ये है और एक है x + 4y - 5। ये वर्त के 2 अभिलंब है। देखिए बच्चे, अभिलंब, वर्त के 2 अभिलंब, मतलब वर्त के 2 अभिलंब, इसका मतलब वर्त के केंद्र से गुजरेंगे, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु वर्त का केंद्र आ जाएगा। भाई ये अभिलंब भी वर्त के केंद्र से गुजरेगा, ये अभिलंब भी वर्त के केंद्र से, मतलब केंद्र क्या आ जाएगा, वर्त का, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। क्या इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते ना। अरे भाई यह आता ना, इन दोनों को सॉल्व करके इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 11y, इसमें से इसको घटा रहा हूं 11y, देखो 2x से 2x कट जाएगा 11 और माइनस का 22 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 2। अगर y का मान 2 आप इसमें रख देते हो, y का मान 2 रख देते हो, तो x का मान कितना आएगा, -3 आएगा। यहाँ अगर y का मान आपने 2 यहां रखा तो 8 - 5 3, तो और -3। तो इसलिए वर्त का केंद्र क्या आ गया, इन दोनों अभिलंबों का प्रतिच्छेद बिंदु वर्त का केंद्र आ गया। कितना आ गया बच्चे, -3 -3,2। तो ये वर्त का केंद्र आया। ये किसका केंद्र आया, वर्त का। और वर्त का क्षेत्रफल कितना है, वर्त का क्षेत्रफल है ये, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πa² या πr² इक्वल टू, तो इसलिए यहां पे वर्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, पाई से पाई कटेगा, a² = 14 है, तो वर्त की त्रिज्या a बराबर कितना आ गया, 7। भाई वर्त की त्रिज्या तो धनात्मक ही होगी ना, तो वर्त की त्रिज्या a का मान, वर्त की त्रिज्या का मान 7 और केंद्र ये। तो मतलब देखिए बच्चे, जो अपने को दिया गया था उससे अपन के ले आए, जो वर्त है उसका केंद्र ले आए और वर्त की त्रिज्या ले आए। ये किसकी ले आए हैं अपन, वर्त की, वर्त की त्रिज्या और केंद्र लाए। अब अपने को क्या चाहिए, नियामक वर्त का समीकरण। तो गौर से देखिएगा बच्चे, ये तो वर्त के बारे में बातें लाए, ये वर्त की त्रिज्या है, ये वर्त की त्रिज्या बच्चे, ये वर्त की त्रिज्या है, नियामक वर्त की नहीं आई है अभी, ये वर्त की त्रिज्या है और ये वर्त का। तो इसलिए नियामक वर्त का केंद्र क्या होगा, नियामक वर्त का केंद्र, तो नियामक वर्त और वर्त का केंद्र सेम ही होता है, इसलिए यही हो जाएगा -3,2। और नियामक वर्त की त्रिज्या, नियामक वर्त की त्रिज्या बताइए बच्चे, √2 गुणा a, तो √2 मतलब a का मान कितना है, 7, तो 7 गुणा √2। भाई ये तो पता चलता है ना बच्चे को कि √2 × a है, a का मान 7 रखा तो 7 √2। तो इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा बच्चे, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, किसका, नियामक वर्त का, क्या, x - x1। अरे केंद्र और त्रिज्या दिया है तो ये तो लिख ही पाएंगे क्या बच्चे, यस सर, 7 √2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा ना, 7 7 49। तो ये आंसर है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए
अगर आपको नियामक वर्त का समीकरण चाहिए, वर्त के नियामक वर्त का समीकरण चाहिए, तो बहुत आसान कहानी है, सीधा सीधा सूत्र याद रखना है। क्या ये बात क्लियर है? अरे सीधा सीधा भाई, नियामक वर्त का वर्त बराबर वर्त का केंद्र और त्रिज्या वाला रूट 2 गुणा कर देना उसको, ठीक है क्या? चलिए तो बच्चे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन यहां लेने का एक लॉजिक है, क्यों मैंने यहां लिया है इसको। वर्त के लिए उस बिंदु का बिंदुपद याद करें जहां से स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री का कोण बनाए, और क्वेश्चन कैसा है? ऐसा है। तो बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर लो, अगर आंसर आ जाए तो बता। 2 तरीके से आंसर लाके बता सकता हूं मैं इसी क्वेश्चन का, पर आप बच्चे करो ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सी बार, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि क्लास में ही गलत करा के आगे बच्चे को टीचर, और मैंने मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं गलत नहीं करा सकता, पर अब ये क्वेश्चन कई बार बच्चे या टीचर सभी समझने में गलती करते हैं, और मेरा रिक्वेस्ट ये है आपसे कि प्लीज 10 मिनट लो, 15 लो, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप लिखो, और ऐसे क्वेश्चन ही आपको सिखाएंगे रियल चीजें। जो चीज इसमें यूज होगी वो मैं 10 बार बोल चुका, पर उसका फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन क्वेश्चन आता है उस दिन अपन गलती कर लेते। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पहले करो, और अगर आप एक बार वर्त पढ़ चुके हो पहले, तो फिर तो बच्चे बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए यार, एक वर्त गोल गोल का ही तो समीकरण लाना है, तो बहुत अच्छे से करिए बच्चे। हाँ, अब चलते हैं। तो मेथड 1 में बताऊंगा, वर्त का क्वेश्चन है इसलिए ज्यामिति से जल्दी हो जाएगा, या पहले वो बताएं? चलो ज्यामिति से करते हैं, पहले ज्यामिति से करते हैं। तो इसने बोला था कि स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कितना होना चाहिए, स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। तो ये स्पर्श रेखाएं कुछ ऐसी होंगी, तो इसमें बीच में 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण है, तो इस बिंदु का बिंदुपद चाहिए। तो इस बिंदु का बिंदुपद अभी भी अपन ने निकाला था यार, वैसा सा ही लग रहा है, एच के मान लेते हैं इसको। इसी बिंदु का बिंदुपद चाहिए, एच के मान लिया, इससे यहां पे लंब डाल दिया, ये ए आ गया, और इसको मिला दिया, तो ये 30 डिग्री आ गया। तो पी, सी और ए, तो इस वाले त्रिभुज में अपन लगाएं, इस वाले त्रिभुज में लगाएं, तो साइन 30, देखिए बच्चे साइन 30 का मान कितना होगा? साइन 30 का मान AC अपॉन PC, और C तो इसका 0 0 है, केंद्र तो 0 0 है, त्रिज्या का मान 2 है। तो देखो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 इक्वल टू AC का मान कितना बच्चे? AC त्रिज्या कितनी है इसकी? 2 अपॉन PC का मान कितना है? h² प्लस k²। तो देखिए बच्चे उधर ले जाओ, h² प्लस k² का अंडर रूट इक्वल टू 4। भाई ये तो समझ में आ रहा है सबको? अरे AC ये 2, त्रिज्या वर्त की, इस वर्त की त्रिज्या 2, और PC इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, स्क्वायर करेंगे तो h² प्लस k² इज इक्वल टू 16। बिंदु बच्चे ये x² प्लस y² इक्वल टू 16। यही आंसर है, इतना सिंपल। सबका आंसर आ गया? सबका आंसर आ गया? बिल्कुल आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में आपको, अगर आप ध्यान से करेंगे। पर प्रॉब्लम ये है, अरे लेवल लिखा ना तो सोच समझ के लिखा गया है, तो ध्यान से देखिए बच्चे, ये आंसर का सॉल्यूशन सब जगह मिल सकता है ये, और आप भी शायद आपके दिमाग में भी यही आ रहा है, पर मैं क्लियर कर दूं, इसका आंसर ये आधा है, और एक और आंसर आएगा इसका, वो कैसे आएगा तो देख लीजिए बच्चे। वो देखिए बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है, इसने बोला था ना स्पर्श रेखाओं के बीच में, जहां से स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण 60 डिग्री है। ये तो नहीं बोला था ना यही 60 डिग्री है, ये भी तो 60 डिग्री हो सकता है। अरे ये भी तो स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण है, क्या ये 60 डिग्री नहीं हो सकता? दो रेखाओं के बीच में दो कोण होते हैं, तो स्पर्श रेखाओं के बीच में एक तो ये भी कोण था बच्चे, और एक ये भी कोण हो सकता है, दो रेखाएं। और उसका अभी दूसरा मेथड से भी मैं बताऊंगा कि क्यों वहां से भी आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए, अपने को बोला था स्पर्श रेखाओं के बीच में 60 डिग्री कोण है, तो 60 डिग्री कोण ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसलिए अगर ये कोण 60 डिग्री है तो फिर ये कितना हुआ 120 डिग्री, और 80 होगा ना, टोटल 180, तो ये कौन है 120 डिग्री। तो ध्यान से रखिएगा, तो इसलिए ये 120 डिग्री आया, तो अब इसके हिसाब से अपने को निकालना पड़ेगा
ये लम डाला, ये सी, ये ए, ये पी। तो इस बार बिंदु पद क्या आएगा, ये कौन कितना हो गया फिर, आधा वाला 60 डिग्री। तो अपन तो वही लिखेंगे साइन 60 बराबर ए सी बाई पी सी। तो साइन 60 का मान √3/2 इक्वल टू ए सी का मान 2 अपॉन पी सी का मान h² प्लस k²। तो इसलिए देखिए बच्चे h² प्लस k² इक्वल टू 4/√3 है ना। स्क्वायर कर दो तो h² प्लस k² इक्वल टू 16/3। तो इसलिए x² प्लस y² इक्वल टू 16/3। तो ये आंसर। तो इसलिए कंप्लीट आंसर है इसके दो वर्त, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। तो इसलिए अगर ज्यामिति से कर रहे हो वर्त में, तो मेरा एक सजेशन है बच्चे, अगर आप वर्त का कोई भी क्वेश्चन ज्यामिति से कर रहे हो तो पूरा सोचना, अदरवाइज हमेशा ही गलत आंसर आएगा। पूरा सोचना, अदरवाइज हमेशा ही गलत आंसर आएगा। अब मैं मेथड दूसरा बता देता हूं, मेथड दूसरा, और उसका फीलिंग क्यों आना चाहिए, दूसरे मेथड का फीलिंग क्यों आना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चे, आप क्या कर रहे हो, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं लिख रहे हो क्या। अरे ऐसे है ना, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं आ रही है, तो मैंने क्या बोला, अगर ऐसा हो तो एक दिमाग, हालांकि वर्त में मैं ऐसे ज्यामिति से भी कर रहा हूं, मेरे को दो आंसर मिल रहे हैं, पर दूसरे वक्रों में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए यही मेथड लगाना पड़ेगा। बाह्य बिंदु से, जब भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की बात हो तो बच्चे सीधा सीधा क्या लगा देना, सीधा सीधा क्या लगा देना, इसको h के मान के, अरे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं चाहिए तो y बराबर mx प्लस माइनस a√m²। a का मान कितना बच्चे 2, तो y अब इस बिंदु को संतुष्ट करा दो, k बराबर mh प्लस माइनस 2√m² प्लस 1। अब देखो यहां से m में द्विघात है, m1 m2 का मान लाने की सोच रहे हैं अपन, तो इसको स्क्वायर ही करना पड़ेगा, k माइनस mh का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू m² प्लस 1। थोड़ा इधर लाके मैं जैसे अरेंज करूंगा तो m², इसमें आएगा h² माइनस 4 माइनस 2khm, ठीक है 2khm प्लस k² माइनस 4। अरेंज करोगे तो ऐसा ही दिखेगा, और इसके रूट है m। तो ये आपको समीकरण दिखेगा। अब देखो इन दो रेखाओं के बीच में कौन सी है, इन दोनों रेखाओं के बीच में कौन 60 डिग्री दिया है, तो मैं सूत्र लगा सकता हूं सीधा सीधा, टेन थीटा। दो रेखाओं के बीच में कौन का, दो रेखाओं के बीच में कौन का सूत्र क्या होता है बच्चे, चलो मैं यहां लिख देता हूं। अगर दो रेखाओं के बीच में आपको कौन चाहिए तो उसका सूत्र क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है बच्चे, टेन थीटा होता है, अरे पता नहीं सबको, टेन थीटा का मान क्या होता है, दो रेखाओं के बीच में कौन का m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है ना टेन थीटा। तो टेन थीटा का ये सूत्र, दो रेखाओं के बीच में कौन का सूत्र ये होता है, तो इसलिए इसको अप्लाई करेंगे तो टेन 60 डिग्री बराबर m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 का मान लिख दो। अब m1 माइनस m2 का मान कैसे लाओगे, तो देखो एक तो m1 इंटू m2 का मान चाहिए, वो तो सीधा ही आ जाएगा, m1 इंटू m2 तो c बाई ए, तो ये तो है। m1 माइनस m2 कैसे लाओगे, m1 माइनस m2, तो ये रूट डी बाई ए होता है क्या बच्चे, रूट डी। अब रूट डी निकालना पड़ेगा इसका, तो रूट डी कितना आएगा बच्चे, इसका रूट डी देखिए बच्चे 4k² h², अरे b² माइनस 4ac माइनस 4a इंटू सी। हाँ ये थोड़ा सा लेंदी है, ये आ गया, तो इसको अपॉन ए का मान भी कुछ है यार, h² माइनस 4। तो देखिए बच्चे यहां से अगर अपन चाहें तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, और एक खतरनाक सा क्वेश्चन आएगा बच्चे, 4 तो कॉमन आ जाएगा और h² k² कट जाएगा। तो देखिए बच्चे लिख ही देते हैं, नहीं तो तुम फिर से परेशान हो जाओगे। 4 का तो 2 बार आ गया, तो यहाँ पे जो बचेगा ना वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, k² k² कैंसिल हो जाएगा, 4h², फिर 4h² प्लस 4k² और माइनस 16 बचेगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि वो 4 अंदर वाला, इसको मल्टीप्लाई करो, h² k² कट जाएगा और 4h² 4k²,
माइनस माइनस प्लस माइनस का 16 ये आएगा अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4। और तो यहां पे मान पुट कर देते हैं, यहां पे मान, इसमें से एक और दो कॉमन ले लो, एक और दो कॉमन ले लो तो 4 अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एक 4 और कॉमन लिया तो 4 अपॉन अपॉन ये अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2 m1 इंटू m2 इस दिस बाई दिस, तो k स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4। तो ये मान आएगा इसका। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ये 4 आएगा, ऊपर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4 है, और नीचे भी क्या है ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 8, एलसीएम से एलसीएम काटने के बाद ये बचेगा, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करना वैसे थोड़ा सा खतरनाक काम होगा, इसको सॉल्व करना। तो मैं क्या करता हूं, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 4 को टी मान लेता हूं। देखो मैं सॉल्व कर देता हूं भाई, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 4 को टी, तो ये आ जाएगा बच्चे √3 इक्वल टू 4 टाइम्स √t अपॉन टी माइनस कितना 4 आ जाएगा मॉडुलस, स्क्वायर कर दो तो 3 इंटू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16t, तो ये 3t स्क्वायर माइनस देखो कितना हो रहा है 3 माइनस 8 8 3 24t आ रहा गया भाई, 8 8 3 24t और प्लस 16 3 48 आ रहा है इक्वल टू 16t। 16 को भी इधर ले आओ, 3t स्क्वायर माइनस 16 को इधर लाओ, 16 तो 40t आ गया प्लस 48 48, तो इसको ब्रेक डाउन करो भाई कैसे, ब्रेक डाउन ही था क्या यार, वो तो वही कर देते अपन। तो इसको 24 और देखो 48 गुणा 3 है ना, 48 गुणा 3 है बच्चे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 48 गुणा 3 है, तो 40 को अगर अपने को तोड़ना है तो कैसे तोड़े, 48 गुणा 3 है, तो ये हो रहा है 2 8 3 24 8 3 24 हो रहा है बच्चे, 8 3 24 और 12 और 14 144 हो रहा है। तो इसको कैसे तोड़े फिर कि 144 है, तो 144 तो आएगा तो 36 और 4 से कितना है 36 36 और 4 इसके टुकड़े हो जाएंगे 3t स्क्वायर माइनस 36t माइनस 4t प्लस 48 है ना। तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3t कॉमन आ रहा है और ये बच रहा है, इसके गुणनखंड में सीधे लिख देता हूँ बच्चे। तो ये देखो एक तो आएगा 3t और एक आएगा t माइनस 12 और एक आएगा 3t और माइनस 4 ये आएगा। तो t के मान आएंगे, t का मान आएगा एक तो 4/3, अब t अपन ने किसको माना था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4/3। तो देखिए बच्चे इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4y, तो ये 16/3। एक आंसर ये आया था अपना। दूसरा t का मान आ रहा है 12, तो t का मान 12 मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 12, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। देखो बच्चे यही आंसर आए थे क्या, इसको ध्यान से लिख लेना भाई, ये नोट्स में नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चे, दिस का मान देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 और ये 2, तो 2 आंसर आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे, 2 आंसर देखो बिल्कुल आएंगे 16 और। तो इसलिए मैं ये बोलता हूं कि अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा चाहिए तो बच्चे ये मान लो और ठान लो कि अगर कुछ भी नहीं लग रहा तो फिर अपन ये वाला मेथड तो लगा ही लेंगे। कौन सा, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा ढाल रूप में मानो, उसका काम करो। मैंने इसको सॉल्व किया था, अरे ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, हो सकता है किसी को कुछ पता ही नहीं चला हो। अरे सर सबको पता चल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हो फिर बच्चे। और जिनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे मैंने कुछ लिखा है, ये m1 माइनस √ty ये कुछ होता है, ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का 2 आंसर आएगा, एक ये एक ये, क्लियर बात, बिल्कुल। तो चलिए अगले वाला, ये एक क्वेश्चन है जो जब अपने परवलय उसमें आएगा ना, दीर्घवर्त और अति परवलय, वहां तो अपन इसका एक और अच्छा मेथड देखेंगे, बहुत ही गजब का मेथड वहां मैं बताऊंगा, पर वर्त के लिए भी बन जाता है ये। तो इस वाले को करिए बच्चे, क्या बोल रहे हैं, वर्त के उन बिंदुओं
जिनके प्राचलिक कोणों का अंतर है। अब प्राचलिक कोण क्या है बच्चे? दो बिंदु जिनके प्राचलिक कोणों का अंतर, मतलब दो बिंदु हैं वर्त के ऊपर ही, मतलब जिनके प्राचलों का अंतर, ये π/3 दिया। क्या बोल रहा है? ये π/3 या 60 डिग्री बोल दो, 60 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है बच्चे? 60 डिग्री। देखिए एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, ध्यान से देखिए, वर्त के उन बिंदु जिनके प्राचलिक कोणों का अंतर 60 डिग्री, मतलब ये बिंदु थीटा है तो ये थीटा प्लस 60 डिग्री होगा। ये बिंदु थीटा, अरे प्राचल जानते ना, अरे यार प्राचलिक है, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? वैसे बताया था ना, ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, अरे ऐसा ऐसा कुछ बताया था ना। तो ये जो कोण बनता है इसको प्राचल कोण बनते हैं। तो दो बिंदु है जिनके कोणों के बीच का अंतर, मतलब एक बिंदु ये थीटा है तो दूसरा बिंदु कहाँ है? थीटा प्लस 60, थीटा प्लस 60। तो मतलब ये दो बिंदु है, एक बिंदु ये और एक बिंदु, इन दोनों के प्राचलिक कोणों में अंतर कितना है? 60 डिग्री। तो इसलिए मैंने ऐसे दर्शा दिया है। अब इन पे जो स्पर्श रेखाएं हैं, इस पे एक स्पर्श रेखा आएगी, एक इस पे भी स्पर्श रेखा आएगी, तो ये स्पर्श रेखा, तो कोणों का अंतर 60 है कि स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुफल। तो ये समझ में आ गया। ये तो ये वर्त है, इसलिए मैं ज्योमेट्री से करने की सोचता हूं। तो सबसे पहले देखिए बच्चे ये, फिर देखिए बच्चे ये और ये 90 हो गया, ये और ये 90 हो गया। और अगर इसको अपन मिला देंगे, इसको अपन मिला देंगे, इसको अगर अपन मिला देंगे, चलो पहले इसको कर लेंगे। अगर ये 60 डिग्री है, ये है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो बच्चे 90 90 180 हो गया, तो ये भी 180, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री क्या है? ये संतुष्ट है इससे। क्या 120 डिग्री? अरे चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री, तो इसलिए 120 होगा। तो इसको यहां से मिला। अब ये कोण कितना हो जाएगा बच्चे? 60 डिग्री। 60 डिग्री, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसका आधा। तो इसलिए अब इस वाले में देखिए, ये सी केंद्र है, केंद्र तो इसका सी 0 0 ही है, और ये इसका ए बिंदु ले लेते हैं। तो त्रिभुज PAC में देखिए बच्चे, अगर मैं लिखूं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इसके लिए साइन लिखूं तो ये AC अपॉन PC, AC अपॉन PC। तो साइन 60 का मान √3/2 इक्वल टू AC वाला त्रिज्या का मान कितना है? A अपॉन √h² प्लस k²। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, उधर ले जाइए। तो √h² प्लस k², इसको इधर ले जाए, इसको उधर, तो 2a/√3। तो स्क्वायर कर दो, h² प्लस k² इक्वल टू 4/3 a²। तो आंसर आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 4/3 a। यही सब। तो देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वर्त में बहुत आसानी से हो गया, वर्त में बहुत आसानी से हो गया कि इसके और इसके कोणों के बीच ये 60 डिग्री था, ये 90 90, ये 120, तो ये पिछले वाले जैसा ही बन गया, पर इसमें ये वाला कोण ही 120 डिग्री हो। तो इसलिए ये बहुत आराम से हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा अति परवलय और किसमें? दीर्घवृत्त, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आएगा। तो इसको भी, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बच्चे, अच्छे से करिएगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और ध्यान से समझने की कोशिश करो। दोनों ही जो लास्ट के क्वेश्चन थे बहुत गजब थे। हो सकता है अपने को पहली बार में ना समझ आए तो वापस देख लो। ये DPP है बच्चे, अच्छे से करो, देख सब क्वेश्चंस पे लिखा हुआ है, क्या क्या मिल रहा है आपको, क्या बात क्लियर है? और ये आंसर की है। अगर दिक्कत आए लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो मंडे को 8:15। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।